हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी जीके जीएस का मॉक टेस्ट 2 लेकर के आया हूं। बहुत सारे मॉक टेस्ट्स विभिन्न फॉर्मेट में मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो उन सारे चीज़ों को आप जा करके देखेंगे। ओके, और कैसे आप सब तैयारी चल रही है ना आप सबों की? टारगेट 25 आउट ऑफ 25, लगभग 25 क्वेश्चन जीके जीएस से, 25 क्वेश्चन साइंस से, तो 40 45 50 का टारगेट इन दोनों सेक्शन से हमें लेकर के चलना है बिल्कुल, और यही जो है वो दिलाएगी हमें सफलता, है ना। तो क्या करना है आपको? बिल्कुल ऑथेंटिक स्टडी करनी है, टारगेट को बिल्कुल अपने आंखों के सामने रख करके इसे ओझल नहीं होने देना है। ओके, और हम अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करेंगे। आपको उचित मार्गदर्शन वही देंगे जो स्वयं सिलेक्टेड हों। तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ना ना भूलें, क्योंकि मैं आपका दोस्त, मोटिवेटर और एजुकेटर न सिर्फ आपको पढ़ाता हूं, बल्कि ऑथेंटिक चीज़ें लेकर के आता हूं, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड, जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि क्वेश्चंस किस मैनर के एग्जामिनेशंस में आते हैं। ओके, यूट्यूब पे भटकना छोड़ो, और अब जो है वो आपकी तलाश हुई है पूरी, क्योंकि मैं आ गया हूं आपको एक नए क्लेवर में पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर। दोस्तों, सिलेक्शन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हर रोज की गई मेहनत का एक नतीजा होता है। आज किताबों से दोस्ती कर लो, कल सफलता खुद जो है वो पहचान बनाएगी। आप किसी के मोहताज नहीं हैं, बस इन दोनों मंत्रों को अपने जीवन में उतार लो। सफलता कोई चमत्कार नहीं, रोज की गई मेहनत का नतीजा। और आज जब हम किताबों से दोस्ती करेंगे, उचित माध्यम का सहारा लेंगे और उचित प्लेटफॉर्म पे जो अपनी तैयारी करेंगे, तो यही हमारी पहचान बनेगी। एंड यू विल गेट सिलेक्टेड वन डेज, है ना। इस लोगों को मैं बार बार आपको इसलिए दिखलाता हूं कि इससे आप भूल न जाएं। उचित मार्गदर्शन, धैर्य और लगातार परिश्रम, यही दिलवाएगी आपको सफलता। उचित मार्गदर्शन आपको मैं दे रहा हूं, धैर्य और लगातार परिश्रम के द्वारा आप अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल ऑथेंटिक स्टडी करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आइए देखता हूं 25 क्वेश्चंस के सेट में मैं क्या कुछ आपके लिए लेकर के लाया हूं। बिल्कुल स्काइप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल रिसर्च बेस्ड क्लासेस आपके लिए लेकर के आता हूं, और एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से मेरी एक एक व्याख्याएं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ऐसे क्लास को, ऐसे एक्सक्लूसिव क्लास को आप बिल्कुल भी स्काइप न करें, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें, ताकि ऐसे ऑथेंटिक स्टडी का लाभ उन्हें भी मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स को जरूर बताएं कि 25 आउट ऑफ कितना आपने हासिल किया। तो जल्दी से कलम कॉपी लेकर के बैठ जाइए, और यहाँ से शुरू करते हैं हम। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि इस मैनर में मैंने लेकर के चीज़ों को आज आया, है ना, क्योंकि डीप स्टडी अगर हम करेंगे तो एग्जामिनेशंस में हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो यही वजह है कि बिल्कुल कंक्लूजन और स्टेटमेंट के मैनर में मैं यहाँ पर चीज़ों को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है। भारत में संसद सर्वोच्च है क्योंकि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया बिकॉज इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। तो आप इसमें देख रहे हैं, क्या कुछ देखा आपने? बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको यहां से मिलने वाला। और हाँ, चलिए, भारत में संसद सर्वोच्च है क्योंकि यह संविधान में संशोधन कर सकती है। क्या ये बात सही है? संसद को संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। आर तो बिल्कुल सही है, लेकिन ए गलत है। क्यों? आइए इस व्याख्या में देखने की कोशिश करें। भारतीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं। हालांकि अनुच्छेद 368 क्या कहता है, ये वाली व्याख्या बिल्कुल आप सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 368 संसद को संशोधन की शक्ति देता है, लेकिन यह शक्ति सीमित है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कहां से लिया गया है? केशवानंद भारती केस, इसलिए कारण सही है, लेकिन कथन जो है वो स्टेटमेंट ये वाला
गलत है, लेकिन कारण सही है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन इंडिया बिकॉज इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। पार्लियामेंट डिराइव्स इट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, 368 के द्वारा जो है वो आर्टिकल 368 के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। भारत में 1857 के विद्रोह की असफलता का सबसे गहरा कारण क्या था? व्हाट वाज द मोस्ट फंडामेंटल रीजन फॉर द फेल्यूर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। ओके, यही वो वजह थी जिसमें 1857 के विद्रोह में हमारी हार हुई थी। हालांकि ये 1857 के विद्रोह 1857 का विद्रोह जो है वो आने वाले दिनों में स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बड़ा एक बेस बना करके ये आंदोलन जो है वो चला गया। 1857 की विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बल्कि बिखरे हुए विद्रोहों का एक समूह था। बिल्कुल केंद्रीय शक्ति नहीं थी इसमें, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं, कोई राष्ट्रीय विचारधारा नहीं। यही जो है वो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। ओके, और इसलिए कुचल दी गई थी। पश्चिमी घाट भारत के पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सतत हैं। पूर्वी घाट नदियों द्वारा अधिक जो है वो कटे हुए हैं। क्या कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं, ए और आर जो है वो दोनों सही हैं तथा आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। अच्छा, तो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस लाने का एक यही जो है वो वजह है कि आप एकदम बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर पाए। यहां से क्या कर रहा है, पश्चिमी घाट भारत के पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सतत है। ओके, पूर्वी घाट जो है वो नदियों के द्वारा अधिक कटे हुए हैं और पश्चिमी घाट जो है वो नदियों के द्वारा कटे हुए नहीं, इसलिए वो कंटिन्यूअस हैं। तो ये जो है वो राइट आंसर हो गया यहाँ पे। पश्चिमी घाट लगभग सतत पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पे नदी घाटियों की संख्या कम है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों ने पूर्वी घाटों को काट दिया है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी यहाँ पे सही ढंग से कर रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव जोन की सहारा लेना होगा और चीजें मैं बिल्कुल रिसर्च के माध्यम से आपके पास लाता हूँ। राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? भविष्य की विकास क्षमताओं पर जो है वो राजस्व घाटा का प्रभाव पड़ता है। क्यों? राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार जो है वो उधार लेकर के स्वयं रोजमर्रा का खर्चा चला रही है, इसलिए इससे पूंजी निर्माण घटता है जिससे भविष्य की विकास और योजनाएं प्रभावित होती है। ओके, क्या कुछ सीखा आपने? आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच। और बिल्कुल इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलें। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा? इफ अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट? वस्तुएं पूरब की ओर जो है वो फेंकी चली जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और जब अचानक जो है वो इसमें ब्रेक लगेगा तो क्या होगा? जिस दिशा में जो है वो कोई वस्तु रोटेट कर रही है उसी दिशा में सारी वस्तुएं उस पर रखी हुई फेंक दी जाएंगी। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ से पृथ्वी के घूर्णन के कारण वस्तुओं में रेखीय वेग होता है। ओके, घूर्णन रुकते ही यह जड़त्व के कारण वस्तुएं पूर्व दिशा में गति करेंगी और पूर्व दिशा की ओर फेंकी चली जाएंगी। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। स्टेटमेंट, कारण राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है। ओके, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हम इसका आंसर बी देंगे। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी सत्य है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, ये भी सत्य है, परंतु आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है, नॉमिनल हेड होता है ये। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं। ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ओके, स्वदेशी आंदोलन का सबसे स्थायी प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? शिक्षा और राष्ट्रीय चेतना पर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पड़ा था। ओके, महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया
स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को, स्वदेशी उद्योगों को सांस्कृतिक चेतना प्रदान किया और इसका प्रभाव जो है वो दीर्घकाल तक बना रहा था। भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः क्यों पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्यों लिख दिया गया है। ओके, वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन इंडिया। दलदली एवं ज्वारीय क्षेत्रों में जो है वो ये पाए जाते हैं। सुंदरबन का डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। ओके, मैंग्रोव वन खारे पानी में पनपता है, ज्वारीय प्रभाव इसका, दलदली भूमि में पनपते हैं। सुंदरबन जो है वो भारत में मैंग्रोव वनों के लिए श्रेष्ठ उदाहरण। ओके, आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? इंक्रीजिंग रेपो रेट बाय आरबीआई एम्स टू, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना जो है वो इसका मेन मकसद होता है। जब हम रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो रेपो रेट बढ़ने से बैंक का ऋण जो है महंगा हो जाता है, और बैंकों के ऋण जब महंगे हो जाएंगे तो आम आदमी जो है वो लोन कम लेगा, और आम आदमी जब लोन कम लेगा तो उसकी क्रय शक्ति कम हो जाएगी। ओके, तो आप इसके ऐसे ही समझिए, रेपो रेट बढ़ने से बैंक का ऋण महंगा हो जाता है, ऋण महंगा होगा तो लोग ऋण कम लेंगे, मार्केट में पैसे का फ्लो जो है वो कम होगा, ग्राहकों को ऋण जो है वो महंगा मिलेगा, मुद्रा प्रवाह जो है वो मार्केट में घटेगा, और मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित होगी। जब पैसे कम रहेंगे तो मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित होगी। इसलिए रेपो रेट को जो है वो बढ़ा देने से ये सारी फैक्ट्स आपको देखने में मार्केट में मिलेंगे, और जब रेपो रेट को घटाएंगे तो सिर्फ इसके विपरीत जो है वो मुद्रास्फीति बढ़ती है, और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? वाइज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, और इसीलिए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेटरी होती है, कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एटीपी एनर्जी का स्रोत जो है वो का निर्माण होता है, इसीलिए जो है वो इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। ओके, सेल का पावर हाउस है ये। फिर एक बार फिर से उसी तरह क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मूल संरचना का भाग है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो संविधान की मूल संरचना का भाग है। न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन रखा गया है ताकि शासन में समन्वय बना रहे। अच्छा, ए तो सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। कैसे गलत है यहाँ पर देखेंगे। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का भाग तो सही है, लेकिन न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि भारत में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका से ऊपर है। केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है ना। न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन नहीं बल्कि स्वतंत्र रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष रूप से कानून की व्याख्या कर सके। इसलिए असर्शन सही है और रीजन जो है वो पूरी तरह से गलत है। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए मैं आपके साथ आपका मोटिवेटर और एडुकेटर शिवपूजन सिंह। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी स्टडी को ऑथेंटिक करें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के जीरो से हीरो तक बनाने का दावा करता हूं। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अशोकास धर्म? मन में कोई भी नेगेटिव विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। हम एक दिन सफल होंगे और जरूर होंगे। इन विचारधाराओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक और नैतिकता को बढ़ावा देना। ओके, अशोक का धम्म जो है वो कोई नया धर्म नहीं था। इसका उद्देश्य था सहिष्णुता को बढ़ाना, अहिंसा को बढ़ाना, माता पिता व बड़ों का सम्मान, सामाजिक सद्भाव। यह नैतिक आचार संहिता तक थी, बिल्कुल ना कि धार्मिक प्रचार। ओके, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में संकरे क्यों हैं? Why western coastal plains narrows than eastern coastal plains in India? पश्चिमी घाट की निकटता के कारण जो है वो भारत में पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में संकरे हैं। पश्चिमी घाट जो है वो समुद्र के बहुत निकट स्थित है, इसलिए ये वाला
पश्चिमी तटीय मैदानों को फैलने का अवसर नहीं मिला, जबकि पूर्वी तट पर नदियों ने विस्तृत डेल्टा बनाए रखे हैं, इसलिए यहाँ पे मैदानों की संख्या ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्पेस है वहां पे। यदि किसी देश का चालू खाता जो है वो घाटा, करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ाता है, तो इसका संकेत क्या है? यह इसका संकेत है कि वो देश आयात में जो है वो वृद्धि कर रहा है। ओके, जब किसी देश का चालू घाटा जो है वो घाटा बढ़ता है, तो इसका संकेत है कि आयात में वृद्धि हो रही है, निर्यात कम हो रहा है, पैसे जो है वो कम कमाए जा रहे हैं। ओके, चालू खाता घाटा, आयात कर रहा है देश, आयात जो है वो निर्यात से बढ़ा यहाँ पे, और अदृश्य प्राप्तियां भी उसके इंक्लूडेड। इसका अर्थ है कि देश जो है वो विदेश से अधिक वस्तुएं व सेवाएं खरीद रहा है, तो निश्चित तौर पे विदेशी मुद्रा जो है वो देश में नहीं आ रही है। पीएच मान 7 से कम होने पर कोई विलयन कैसा होता है? ये हो जाता है अम्लीय। जब 7 से कम पीएच का मान होता है तो विलयन अम्लीय, 7 से ऊपर बढ़ता है तो क्षारीय, और जब 7 पे होता है तो वो न्यूट्रल, जैसे कि वाटर। ये आप देख ही रहे हैं, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। पीएच 7 जो है वो अम्लीय, 7 से छोटा अम्लीय, पीएच 7 उदासीन वाटर, और पीएच अगर बड़ा है, पीएच का मान 7 से, तो विलयन जो है वो क्षारीय होता है। तो पीएच मान कभी कभी दे दिया जाएगा एग्जैक्टली, और बताया जाएगा कि आप ये बताओ कि अम्ल ये जो लिक्विड है वो क्षारीय है या अम्लीय है। तो आप यहां से देख करके आप समझ लेना इस चीज को। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अच्छा, ये तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था, तो इसको मैं स्काइप कर रहा हूँ, मिसप्रिंटेड है ये, ऐसे ही समझ लीजिए आप थोड़ा सा इसको। प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाती है। समस्या अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग से है, ना कि प्राकृतिक प्रभाव से। आप ये समझिए कि पृथ्वी पर जीवन यापन के लिए ग्रीन हाउस कंडीशन का होना भी बहुत जरूरी है। ओके, नागर शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ? और भारत के उत्तरी भाग में मंदिरों में जो है वो नागर शैली का स्टाइल हम देखते हैं। नागर शैली में क्या क्या होते हैं? ऊंचा शिखर होता है, ये पूर्वी भारत में है, ठीक है। ओके, हाँ, पूर्वी भारत में। ओके, डी, राइट आंसर इज डी, नागर शैली। ओके, उत्तरी भारत फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पे आप ई वाला ऑप्शन को देंगे। यहाँ पे उत्तरी भारत में जो है वो नागर शैली मंदिरों में देखने को मिलता है ना। ओके, पूर्वी भारत यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दीजिए। ओके, नॉर्थ इंडिया, नागर शैली। आपने देखा ही ऊंचे शिखर होते हैं, गर्भगृह पर विशेष बल दिया जाता है, मुख्यतः उत्तर भारत में विकसित हुई, जबकि द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में है। ओके, भारत में समवर्ती सूची का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंकरेंट लिस्ट क्या है? केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति जो है वो देता है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन संघर्ष की स्थिति में क्या होता है? संघर्ष की स्थिति में केंद्र का कानून जो है वो प्रभावी होता है, यह संघीय ढांचे में संतुलन बनाती है। तो ये आपने समझा समवर्ती सूची। ओके, राज्य सूची और केंद्र सूची, 3 सूचियां हमारे संविधान में वर्णित हैं। जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर किस पर आधारित होता है? ये नागरिकता और स्वामित्व के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कौन जीडीपी है और कौन जीएनपी है। जीडीपी देश की सीमा के भीतर उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नागरिकों कंपनियों के द्वारा उत्पादन। इसमें जो है वो देश और विदेश दोनों से, इसमें सिर्फ देश की सीमा के अंदर जीडीपी और जीएनपी, इसमें देश और विदेश दोनों का आय शामिल होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है। जीडीपी जो है वो सिर्फ देश के अंदर उत्पादित सेवाओं का जो है वो
मूल्य होता है, और जीएनपी जो है वो नागरिकों के द्वारा जो सर्विसेज हैं ये, और कंपनियों के द्वारा उत्पादन। नागरिक उसमें देश और विदेश जो भारत में रह रहे हैं वो भी नागरिक शामिल हैं, और जो एनआरआई होंगे वो भी इसमें शामिल होते हैं, जो भारत में पैसे को भेजते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का केंद्र नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। तो ए और आर दोनों तो सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आप देंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ रहे हैं, चीजों को भूलेंगे नहीं। भारतीय शासन प्रणाली संसदीय व्यवस्था पर आधारित। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है, ये वाला याद रखेंगे। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो देखिए इस पैंडोरा बॉक्स में कितने सारी चीजों को आपने देखा और पढ़ा। यदि किसी देश की मुद्रास्फीति दर अधिक हो तो इसका तत्काल प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रय शक्ति पर पड़ता है। मुद्रास्फीति ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? बहुत कम खरीद पाएंगे चीजों को, क्योंकि पैसे का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। मुद्रास्फीति बढ़ने पर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। समान आय में जो है वो कम वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। तो आपने देखा कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, सीधा समझना चाहिए कि मुद्रास्फीति में पैसे की वैल्यू कम जाती है, और पैसे की जब वैल्यू कम जाती है तो आप क्या करेंगे? वस्तुएं भी कम खरीदेंगे। तो क्रय शक्ति पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम करना। ओके, रक्त में ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में जो है वो सहायता करता है इंसुलिन, और ग्लूकोजन के निर्माण को बढ़ाता है। इसकी कमी से मधुमेह जो है वो हो जाती है, डायबिटीज। तो आपने देखा है क्या सारे फैक्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करेंगे। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इट एब्सॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ओके, ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों सही। इसका ए नंबर ऑप्शन हम आंसरिंग करेंगे। ओजोन परत क्या है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। किसका कारण है? ये त्वचा कैंसर होता है, इससे फसल की क्षति होती है, पारिस्थितिकी संतुलन गड़बड़ाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। इन सबों से बचाव करती है ओजोन परत। ओके, श्री रामचरितमानस की भाषा क्या है? द लैंग्वेज ऑफ श्री रामचरितमानस इज द लैंग्वेज ऑफ श्री रामचरितमानस इज क्या? अवधी में श्री रामचरितमानस की रचना की गई। हिंदुस्तान के दो बहुत बड़े महाकाव्य रामायण और महाभारत। मूल रामायण जो है वो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचित, और महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा की गई। तदुपरांत रामचरितमानस की रचना श्री तुलसीदास जी के द्वारा अवधी भाषा में की गई, और ईजन मानस की भाषा में, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। ओके, और तो इन्होंने की अवधी भाषा में, ताकि ये आम जनमानस तक पहुंचे, और यही वजह है कि बहुत पॉपुलर भी हुआ। और आज रामायण जो है वो घर घर में देख ही रहे हैं कि लोग गाते हैं, पाठ और पारायण करते हैं। तो क्यों? ड्यू टू द लैंग्वेज, क्योंकि पहले रामायण जो है, पहले वाली रामायण वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई, लेकिन उसी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया? लिख दिया अवधी भाषा में, जो कि हम आसानी से समझ सकते हैं आज के लोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपने स्टडी किया यहाँ पे। कैसा लगा? आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस क्लास वेरी मच। और ऐसे ही खूबसूरत और स्टैंडर्ड क्लासेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप स्टूडेंट्स के लिए, इसके लिए आप इस चैनल पर बने रहें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक इसे भेजें, और बिल्कुल बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि यहाँ से जो नोटिफिकेशंस मिलने वाले हैं, जब भी वीडियोस में यहाँ से रिलीज करूँ तो इसके नोटिफिकेशंस डायरेक्टली आप तक पहुँच जाएँ। वीडियो हो गई है लगभग 24,
मिनट की, क्योंकि 20 से 25-30 मिनट तक लगभग मैं पढ़ाता ही हूँ। ओके, क्योंकि लंबी व्याख्याएं जब तक मैं नहीं देता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होती, और आप बच्चों के उचित भविष्य के लिए मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि आप अधिक से अधिक फैक्ट्स को सीख पाएं। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।